अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल होगा, जिसमें 8 रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत और आला सतह के वफूद के अलावा मंदूबीन और मुबस्सिरीन भी शरीक होंगे। भारत की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कर रहे हैं, जो आज दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा 24 घंटे से ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में क़याम नहीं करेंगे। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब भारत से ताल्लुकात में बेहतरी पर जोर दे रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने चीन के वज़ीर आज़म ली चांग के एजाज़ में ज़हराना दिया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया और CPEC मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर भी। ये इजलास पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 27 साल बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा इजलास और मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हो रही हैं। मुख्तलिफ पहलुओं से पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका है कि वो इससे कोई फ़ायदा उठा सके? नहीं, जब भी मल्टीलैटरल इंगेजमेंट होती है किसी मुल्क के भी, और जाहिर है जो मुल्क मेजबानी कर रहा है और इस सूरत में पाकिस्तान आपने खुद कहा 27 साल बाद ये मौका मिला है पाकिस्तान को कि वो इतने बड़े मल्टीलैटरल समिट की मेजबानी करे। उसके फायदे दो होते हैं। एक तो ये कि मल्टीलैटरल जो समिट्स हैं उसमें उसके जो आउटकम होते हैं उससे तो सब मुस्तफीद होते हैं। जो उससे बड़ा फायदा है पाकिस्तान को या जो भी मेजबान मुल्क को, उसको ये होता है कि सारे सरबराहान जब आते हैं तो ये एक रवायत है डिप्लोमेटिक कि उनकी बायलैटरल इंगेजमेंट कॉल ऑन उस मुताल्लिका मुल्क की सूरत में पाकिस्तान उनके सरबराहों से होती है, प्राइम मिनिस्टर से और हेड ऑफ स्टेट से। तो जब वो इस काम के लिए आते हैं और जब उनको पता होता है कि उनकी बायलैटरल मीटिंग भी होनी है तो उसमें फिर वो तैयारी करके आते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं। और यही वजह है कि रशिया का बहुत बड़ा इस दफा आया है एंटोराज, और उसमें कोई 76 के करीब अफराद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। उसमें एनर्जी के हैं, ट्रेड के हैं, कॉमर्स के हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं। इसी तरीके से चाइना के साथ भी काफ़ी खातिर ख्वाह लोग आए हैं और वो CPEC के हवाले से बायलैटरल आपने देख ही लिया कि कल इसकी जो इनॉग्रेशन हुई है वर्चुअल एशिया का एक काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट जिसमें कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकेंगे, जो कि कार्गो के लिए, पैसेंजर्स के लिए, हर किस्म की लैंडिंग के लिए एक हब के तौर पर इस्तेमाल होगा और ख़ास तौर पर तजारत के लिए। और उसकी कनेक्टिविटी आगे चाइना में काश्मीर के एरिए में गुजरात टॉप की परली तरफ कोई 100 किलोमीटर से कम में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल उन्होंने बनाया है। वो भी तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी कनेक्टिविटी, ये बायलैटरल हमें मफाद जो हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म SCO पर वो आई है प्राइम मिनिस्टर चाइना के, और उसकी वजह से ये बायलैटरल मफाद भी हो रहा है। चीन के साथ रिलेशन किसी मल्टीलैटरल फोरम के मोहताज भी नहीं होते, लेकिन जो रशिया है क्या उसके साथ हम डीपन कर सकेंगे अपने मामलात को? क्योंकि रशिया के बारे में कहा जाता है कि तमाम तर हालात में तब्दीली के बावजूद वो आज भी हमें भारतीय ऐनक से देखता है। और दूसरा इससे जुड़ी हुई बात है कि खुद भारत, उसका तर्ज अमल हमारे साथ क्या होगा इस मीटिंग में और उससे हम किस तरह फायदा उठा सकेंगे? जी, दो उसके पहलू हो गए ना। एक रशिया के पहलू की बात कर लेते हैं, फिर भारत पे आ जाते हैं। तो रशिया बेसिकली आप देखें कि वो जो जिस ऐनक से पाकिस्तान को देखता था, अब उस ऐनक पे बहुत सारे स्क्रैचेज आ गए हैं। और वो स्क्रैचेज इस तरह आए हैं कि जो टिल्ट इंडिया का अमेरिका की तरफ हो गया है, उसमें जो 7 के करीब उनके मुआहदे अमेरिका से हुए हैं, वो एक वसवसा और एक तशवीश पैदा करते हैं रशिया के लिए भी और मेंबर ममालिक इसके लिए। चेजा के वो खुद इंडिया इसका SCO का मेंबर है, लेकिन अब ऐसी सूरत में कि दो किश्तियों पर पैर रखा हुआ है इस मामले में, खास तौर पर कि उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं जो कि डेट्रीमेंटल हैं, जो कि SCO के मफाद में नहीं है। तो उस सूरत में जाहिर है एक थोड़ी सी उस पर भरोसा या उस पर रिलाय करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो रशिया की भी यही सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में इसीलिए अब रशिया अपने मेंबर ममालिक और पाकिस्तान, क्योंकि एक पिवटल मुल्क है इस पूरे खित्ते में जोग्राफियाई लिहाज से और उसकी अपनी एक हैसियत और हैसियत है,
मुस्लिम कंट्री के लिहाज से, तो उसमें रशिया हमसे चाहता है कि मजीद, और हम चाहते हैं कि रशिया से मजीद हमारे ताल्लुकात बेहतर बने। और उसमें क्योंकि जियो पॉलिटिकल अंसर शामिल आ जाता है, जिसमें कि हमें बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, और उस बैलेंसिंग फैक्टर में कभी कभी हम अपना उसको उस एग्रेसिव तरीके से नहीं कर सकते हैं। और जो बात भी सही है, जिस एग्रेसिव तरीके से रशिया मुतमन्नी होता है, तो अब मुख्तसरन बात यह कि रशिया भी इस बात को समझता है, और उस लिहाज से हर मुल्क का ये अपना हक है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट में किस तरीके से मरासिम किस किस मुल्क से रखे। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि जब आप दूसरे मुल्क से ममालिक से आप मरासिम रख रहे हैं, तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस रशिया, और फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस चाइना। सो वंस इट कम्स ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, तो दैट इज वेयर यू हैव अ प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए ये जो डेलीगेशन आपने रशिया की बात की, अब आ जाती है इंडिया पर। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से तो हमें कोई खातिर ख्वाह खैर ख्वाह बात नजर नहीं आती है, माँ सिवा इसके कि इंडिया अपने मफाद में, और इंडिया क्योंकि उसको यही उसकी तमन्ना है, इंडिया की यही कोशिश है कि वो डबल डिजिट में अपनी प्रोग्रेस करता रहे, डेवलपमेंट करता रहे, ग्रोथ करता रहे। तो उसकी वजह से इंडिया की मजबूरी है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे और इससे इस्तेफादा हासिल करता रहे। और जब बात आती है कि कनेक्टिविटी, इंडिया को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो फिर उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकेगी, उसको वो रसदगाहें कैसे मिलेंगी। तो उस लिहाज से पाकिस्तान इंडिया के लिए भी एक पिवटल बन जाता है कंट्री। और क्योंकि इसमें आर्टिकल 3 जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है, उस आर्टिकल 3 में बड़ी क्लियरली दिया हुआ है कि ये रसदगाहें कंट्रीज एक दूसरे को फराहम करेंगी और फैसिलिटेट करेंगी। तो पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया के ताल्लुकात कम से कम इस हद तक नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे को टॉलरेट करके और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चार्टर के मुताबिक फैसिलिटेट करे, तो इंडिया को अपना मफाद नहीं मिलेगा। ओके, जयशंकर के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग्स नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान आए हैं, उनकी आमद के ऑप्टिक्स को आप कैसे देखते हैं? जी, अगर ना आते तो उसके ऑप्टिक्स खराब होते। अब वो आए हैं तो देखें कि वो तकरीर में अपने और क्या करते हैं, और जब साइड पर मीडिया से बात करते हैं तो किस किस्म की बात करते हैं, क्योंकि पिछले तजर्बे कोई हमारे अच्छे नहीं है। 2019 की बात करने या उसके बाद में भी हमेशा उन्होंने एक आध दफा तो पाकिस्तान का नाम लिया, और ज्यादातर बगैर नाम दिए हुए वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं और इशारा करते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो अगर ऐसी कोई बात जयशंकर साहब ने की, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की मजबूरी होगी कि उसका कोई जवाब दे सके डिप्लोमेटिक अंदाज में। तो फिर उस मामले में कोई ऑप्टिक्स जो इस वक्त उम्मीद है कि बेहतर बनेंगे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि जयशंकर 2019 या उसके बाद के जो जिस किस्म के बयानात आते रहे एससीओ के प्लेटफॉर्म से, वो एक दफा उससे या तो मदहम करेंगे या उससे इज्तनाब करेंगे। और उसकी एक वजह यह भी है कि जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में सेटबैक मिला है, जहां कांग्रेस पावर में आने के बाद उसने कहा है कि हम इस 370 आर्टिकल को जो एब्रिगेट हुआ था उसको रिस्टोर कर देंगे। तो फिर हमारी तो और कोई मुखासमत फिलहाल है नहीं। हमारी मुखासमत यही है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, कम से कम इस हवाले से जो अगस्त 2019 का था। तो जब वो हो जाता है तो कुछ राहें हमवार होंगी, लेकिन मोदी सरकार के दौरान में इसकी उम्मीद कम रखी जाए। जो भी अगली हुकूमत होगी तो ये कम से कम स्टेप्स अच्छे होंगे। और क्योंकि डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का, तो ये हम थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें तो इंडिया जाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उससे तजारत भी करेंगे। जमील साहब, जब हम देखते हैं इस पूरे एससीओ को, तो ये गालिब नजर आता है कि भारत को निकाल के बाकी इसका जो इमेज है वो एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक का है। जिसके इशारे न सिर्फ वो इंडिया करता है, इसके इशारे हमें मिलते हैं अमेरिका की तरफ से भी। और अमेरिका की तरफ से इशारे ये हमें मिलते हैं कि वो जहां भी वो अपने कंसर्न शो करते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से करते हैं, उसके अलावा वो बाकी जो एससीओ की इस वक्त इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है एशिया में, तो उसको एशिया में अपना इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं करना चाहता वेस्ट। और क्योंकि ये भी दुनिया
ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ ट्रांजिट कर रही है, तो इसमें ये थोड़ी बहुत चपकलिश रहेगी और थोड़ा बहुत ये कंपटीशन रहेगा। और इसीलिए अमेरिका का जो नंबर 1 इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है वो चाइना कंटेनमेंट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वेस्ट जो है ये कोशिश करता रहेगा ये, और उसमें जो वेस्ट की जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ने में रजामंद होए जब वो देखे कि मजबूरी है और उसका कोई तरीका कार नहीं है तब। और सबसे ज्यादा उनको फिक्र इस वक्त वेस्ट को ये है, अमेरिका या इंडिया या बाकी जो अलाइज हैं उनकी, क्योंकि इंडिया इस वक्त है स्ट्रिंग ऑफ अलायंस का एक जो सफबंदी हुई है वो उसका हिस्सा है और हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। तो लिहाजा खुद ब खुद एक सफबंदी हुई है। तो हमारे डाइवर्जिंग व्यूज हैं, डाइवर्जिंग हमारे नुकात हैं और साथ साथ हमारे कन्वर्जिंग जो नुकात हैं वो से ट्रेड की तरफ है। इंडिया भी इस वक्त उसकी तकरीबन 135 बिलियन के करीब की ट्रेड है चाइना के साथ। तो वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उनका अपना मफाद भी है। उसके लिहाज से वो दोनों तरफ अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा बुजंद पहुंचा इंडिया के होने से तो फिर ये मेंबर कंट्रीज उसको बैठ के जाहिर है उनको गौर करना पड़ेगा। दहशतगर्दी में हमारी मदद अब तक वेस्ट से हुई है। जिन दोस्तों की हम बात कर रहे हैं, चाइना की या रूस की, तो इन्होंने हमारे साथ मिलके ना कोई जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, ना हमारी कोई मदद की है, बल्कि उल्टा चाइना की तरफ से तो बाज़ औक़ात खुले लफ्जों में ही हम पे इल्जाम ही लगा दिया जाता है, और वो है कि आप हिफाजत नहीं कर पाते, आप इनका, यानी इसरार की सूरत में ये कहा जाता है कि आप ये भी करें, आप ये भी करें, आप ये भी करें, अब दहशतगर्दी के हवाले से। तो हमारी मदद तो इस ग्रुप की तरफ से कभी सिग्निफिकेंटली नहीं हुई। तनाजुर चेंज हो गया है। जब वॉर ऑन टेरर हो रहा था तो दूसरा तनाजुर था, अमेरिका का इंटरेस्ट था, और जहां अमेरिका का इंटरेस्ट था तो जाहिर है वो चाइना और रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। तो लिहाजा पाकिस्तान जब उनका साथ दे रहा था वॉर ऑन टेरर में, तो वो उनका साथ देना चाइना का या रशिया का जरा उनके लिए मुश्किल था। अब तनाजुर चेंज हो गया है। अब अमेरिका निकल गया है अफगानिस्तान से, और अमेरिका के जो पहले अहदाफ थे उससे वो हट गया है। अभी वर्चुअली उस अहदाफ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसमें जो मुल्क जितना हिस्सा डाल दे, पाकिस्तान देखें कि उससे कितना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब उम्मीद हो गई है चाइना को, ईरान को और रशिया को भी कि अब हम जो ये ट्राईलैटरल या क्वाड्रिलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं अफगानिस्तान से एंगेज करने के लिए, उसमें कितना फाल हो सकते हैं। चाइना तो बहुत फाल है, रशिया तो बहुत फाल है, इंडिया भी बहुत फाल है। अब हमें देखना यह है कि हम कितना मुस्तफीद हो सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग टीम ने रिपोर्ट दी है दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का जो वहाँ 20 ग्रुप है अफगानिस्तान में, और जो वो सॉइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ भी और उसके अलावा भी जो एक्टिविटीज उन्होंने जारी रखी हुई है, तो अब चाइना के लिए भी वही मामला है। चाइना ने हमसे ऑफिशियली भी इस चीज का गिला किया था कि ईटीएम जो है हमारे इलाके में थी, अब नहीं है। वो बात पुरानी हो गई, क्योंकि ईटीएम ये वही मुजाहिदीन थे जिनको हमने तैयार किया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, एससीओ कॉन्फ्रेंस का फौरी फायदा क्या होगा पाकिस्तान को? जो भी इस तरह की मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मल्टीलैटरल फोरम होते हैं, उनका फौरी तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि आप इमीडिएटली एक एलामी आएगा और उसके बाद पाकिस्तान और इस पूरे खत्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी। ये दरअसल पॉलिसी की इब्तदा होती है, और एससीओ जो है अब तक अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई मार के सर कर नहीं सकी। एससीओ ने कहा कि जनाब हम एक दूसरे के साथ रीजनल कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट करेंगे। अब चाइना की अपनी कनेक्टिविटी की तारीफ है जो दुनिया की कनेक्टिविटी की तारीफ से नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे वेस्ट को उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो अब चाइना ने अपना जो सिस्टम है जो रूस की तरफ से, उसमें तो यस कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन जो सी पैक का है और इस तरह के जो दीगर मामलात है वहां पर कनेक्टिविटी का मामला जो है वो अभी लटका हुआ है। यस उसके ऊपर काम तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपका माल जो है वो चाइना से मुसलसल आ रहा हो और ग्वादर से मुसलसल निकल रहा हो, या चाइना के लिए ग्वादर पोर्ट बड़ी ऑपरेशनल हो चुकी हो और हिंटरलैंड जो है हमारा काशगर तक फैल चुका हो। तो ऐसा नहीं हो सका। उसके साथ साथ फिर बहुत
पाकिस्तान के अपने मुआहदे हैं जो एससीओ से पहले के हैं, यानी जब एससीओ वजूद में आई जी। तो उससे पहले हमारे एशिया के कई मुल्कों के साथ जो प्रोटोकॉल्स साइन हो चुके हैं, जहां पर वहां पर हमारी ट्रैफिक ने आना और जाना है, उसमें बाज में चाइना भी हिस्सेदार है। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि चाइना, यानी जब हमारी गाड़ी जो जाती है, अगर चाइना से गुजर के चाइना का थोड़ा सा टिप इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया में जाना चाहती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। वहां पर इतनी मुश्किल, अल्टीमेटली वो रास्ता यानी अमली तौर पर वो बंद हो चुका हुआ है। तो जब खुद तो पहले चाइना को और पाकिस्तान को अपने इस तरह के इश्यूज को जोड़ना है, क्योंकि जब पाकिस्तान अगर एक चाइना को ओपनिंग दे रहा है तो चाइना खुद रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा अभी तक। ये हमारे यहाँ में आमतौर पर चाइना की मोहब्बत पे मुब्तला होके हमारी हुकूमत और बिलखुसूस ये जो PMLN की गवर्नमेंट होती है ये बताते ही नहीं है। आप अगर भी खारजा की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रोटोकॉल्स हमने साइन कर चुके हैं, कर लिए हैं, और चाइनीज जो है उसमें वो यानी वो चाइनीज का रेड टेप ही खत्म नहीं हो रहा। तो जाहिर है इशाराबाज है कि इसका मतलब है कि वो नहीं करना चाहते आपके साथ। इसी तरह फिर रशिया के साथ हमने कहां तक आगे बढ़ना है। रशिया के साथ हम आगे बढ़े थे तो आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी। क्या के साथ आगे यकायक पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि रशिया के साथ हम इससे मेरे ध्यान में हबीब साहब ये सवाल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है? क्या हम वेस्ट को छोड़ रहे हैं? और क्या ऐसा मुमकिन भी है पाकिस्तान के लिए करना? काश आप मुझसे ये सवाल पूछती और मैं इसका कोई वाज़ेह जवाब दे सकता, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जो इसका वाज़ेह जवाब दे सके। क्योंकि इस सवाल की तह में जो चीज पोशीदा है वो यह है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है। पहले तो हमें ये सुराग लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी थी, या पाकिस्तान ने पॉलिसी में कोई तब्दीली करने के बारे में सोचा, या पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी बनाई। तो पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिसी खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो वजारत खारजा के बारे में मुझे देख के हमेशा एक लतीफा याद आता है। वो किसी ने पूछा किसी अफगान दोस्त से कि यार तुम्हारे यहाँ वजीर रेलवे भी होता है, तुम्हारे यहाँ रेलवे तो है नहीं। अच्छा। तो उसने हंस के पूछा पाकिस्तानी से कि भाई तुम्हारे यहाँ वजीर कानून भी तो होता है। अच्छा। तो बात ये है हमारे यहाँ वजारत खारजा है, मगर खारजा की पॉलिसी क्या है आप उसको डिटरमिन कर सकती हैं ना, मुझे पता है ना पाकिस्तान में किसी और को पता है। हाँ, हम वाकया आगे जरूर चलते हैं कि जनाब उसने कह दिया तो हम उस वाक़े पे चल पड़े, जिन्हें लाया गली चली। तो बस ये सूरत हाल है पाकिस्तान पॉलिसी की। यानी हम सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं, खुद से हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं होता। इसमें एक बात अलबत्ता जरूर है कि पाकिस्तान ने जो अपना पैटर्न उछल कूद का पॉलिसी की सूरत में बना रखा है, वो पॉलिसी तो नहीं उछल कूद है। अच्छा। वो जो उछल कूद का पैटर्न है वो ये बताता है कि पाकिस्तान शायद किसी दर्जे में वेस्ट ओरिएंटेड रहा है, और ये अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो पॉलिसी को शिफ्ट करने के लिए और ऐसे गैर मामूली फैसले करने के लिए जो आपको मुशावरत होती हुई नजर आनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो डिबेट होती हुई नजर आनी चाहिए वो नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान तो ऐसा लगता है कि बिजली के कारखाने लगाए तो चीन के साथ चल पड़े, IMF ने कर्जा दिया तो वेस्ट के साथ चल पड़े। अब मतलब ये है टोटल उछल कूद। तो इस उछल कूद में कोई मीनिंगफुल बात तो अलबत्ता नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी वेस्टर्न साइड से कोई थोड़ा सा दबाव आता है या कोई एक ऐसा वाकया होता है तो आप जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान कह रहा होगा नहीं हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। खारजा पॉलिसी के हवाले से हबीब साहब मुशावरत हो ना हो, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत इस वक्त उरूज पर है, मुलाकातें भी हो रही हैं और अब हुकूमत ये आईनी तरमीम लाने भी जा रही है। एक ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में SCO समिट हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अजीम तर कौमी मुफाद में आज डी चौक में होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया, जबकि बानी PTI इमरान खान से उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने आज मुलाकात करना थी। ताहम अडयाला जेल के बाहर वो काफ़ी देर तक इजाज़त मिलने का इंतज़ार करते रहे और आखिरकार बगैर मुलाकात किए वापस चले गए। दूसरी तरफ एन समिट के मौके पर हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया, जिसमें तहरीक इंसाफ ने शरीक होने से इनकार किया है। आखिर 17 की बजाय 16 अक्टूबर को खुसूसी कमेटी का इजलास बुलवाने का मकसद क्या है? इसके साथ साथ
17 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने की समरी सदर को भेज दी गई है, जबकि जुमेरात को ही वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। आईनी तरमीम से जुड़ी आज की एक खबर कराची में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली मुलाकात है। इसमें क्या तय पाया, क्या हम महंगी हुई, ये भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। अलबत्ता बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में दावा किया है कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत बनाने का मैंडेट दिया है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी पुरएतमाद हैं कि आईनी तरमीम का मामला उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और तरमीम के निकात उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। जब वो हमारी मर्जी कहते हैं तो क्या इसमें तरीके इंसाफ भी शामिल है? और कल की खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक ना होकर क्या पीटीआई हुकूमत को क्लीन चिट नहीं दे रही कि वो अपनी मर्जी का मुसव्वदा मंजूर कर ले? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर खान नियाजी साहब। उमैर साहब, ये बताइएगा कि आप लोग कल खुसूसी कमेटी के इजलास में भी शामिल नहीं हो रहे और हुकूमत ने जो 18 को इजलास बुलाना था कौमी असम्बली का, वो 17 को अब बुला लिया गया है। ऐसा लग रहा है हुकूमत तो बड़ी तैयार है आईनी तरमीम लाने के हवाले से, ऐसा तो नहीं चीज़ें कहीं आपके हाथ से निकल रही हैं? अच्छा जी, हमारी वाली सूरत हाल बताने से पहले मैं तो समझूंगा हुकूमत मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं, हुकूमत थोड़ी सी लेट है। इस हुकूमत को चाहिए था 12 अक्टूबर का दिन में जो इन्होंने खामोशी इख्तियार की, उस खामोशी के बजाय 12 को ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल करते और ये जो नई इन्होंने अलायंस बनाई है उस आमरीत के साथ ये तजदीद अहद वफा करते कि हम किस तरफ खड़े हैं, ताकि पूरी कौम को पता चलता कि इस आईनी तरमीम का मकसद क्या है। बाकी जो तरीके इंसाफ की तैयारी की बात है, देखें दिलों के हाल अल्लाह जानता है, पर इमरान खान ने जो इनकलाब बर्पा किया है वो आम आवाम से लेके उसकी लीडरशिप तक में आ गया है। देखिए, लीडरशिप हिल ही नहीं सकती, सबको पता है कि उनका फेट डिपेंडेंट है इमरान खान की कॉल पे। अगर बड़े बड़े तो हमारे साथ बैठे हुए हैं पांचवी दफ़ा के MNAs भी, मोस्टली 3 दफ़ा के तो हैं ही हैं, वो भी नहीं आज सोच सकते इमरान खान का साथ छोड़ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम में पजीराई नहीं है जिस तरफ जाना है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जोड़ के बैठे। आपके ना होते हुए भी तरमीम का इम्कान तो बहरहाल मौजूद है, तो जब तरमीम का इम्कान मौजूद है तो क्यों नहीं हो सकता कि आप मौलाना फजलुर रहमान की जो तरमीम है, जो एक बेंच बनाने की बात करती है हाई कोर्ट्स पर, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच, तो उसके साथ चल पड़े? देखें, उस तरतीब में डिस्कशन हुई है, उसमें हामिद खान साहब भी, गौहर साहब भी, इन सारों ने उस पर अपनी इनपुट दी है। वो एक काबिल अमल चीज़ हो सकती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेंच होने से कोई सुप्रीम कोर्ट मसख नहीं हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं हो जाएगी, या कोई आपके आईनी इदारे पे हमला नहीं हो जाएगा। तो बेंच मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, वो इवन चीफ जस्टिस साहिब भी देख सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं है, आप अपने एंड पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। वो एक काबिल अमल आइडिया ज़रूर है। मगर देखें, ये आईनी पैकेज खाली उस हद तक नहीं है। इस आईनी पैकेज में ये इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। देखें, खान साहब ऐसे नहीं कह रहे थे कि ये एक्सटेंशन का मामला है। देखें, ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो इसने दिसंबर में रिटायर होना है, जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट होगा, पुराना कंटिन्यू करेगा। ये देखें, पूरा का पूरा सिस्टम बन किस लिए रहा है? वो इसलिए बन रहा है 8 फरवरी को जो डाका डला है इस अवाम के मैंडेट को, उसको प्रोटेक्शन मिले, इस आने वाले वक्त में कोई इस बारे में सवाल ना उठाए, और इस गठजोड़ के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो आप लोगों के जो रहनुमा हैं वो सब इंटैक्ट हैं इस वक्त? देखें, जो नंबर गेम है जी वो बड़ी वाजे है। देखिए, नून लीग और ये अलायंस बड़ा क्लेम करता है, इन्होंने अपनी 214वीं सीट जिस तरह से हासिल की वो सारों को पता है कि जी रातों रात समीना घुर्की साहिबा का नोटिफिकेशन हो गया। हालांकि उससे पहले रिजर्व सीट की जजमेंट मौजूद है, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि नंबर ज़रूरी था, इन्होंने वो दे दिया। मगर इसी हुकूमती इत्तेहाद ने 2 रेफरेंसेस भी मूव किए हुए हैं। एक आदिल बाज़ाई के खिलाफ जो कि हमारा था, एफिडेविट नून लीग की तरफ से दाखिल, चौधरी इलियास गुजरात वाले, उनका काफ लीग की से दाखिल हुआ। तो ये 2 सीटें तो वो ऑलरेडी गंवा चुके हैं, इनका नंबर 212 पे आ जाता है। और 212 में 12वां वोट है आपके स्पीकर साहब का जो कास्ट नहीं होना, तो 211 है। 224 तक पहुंचने के लिए इन्हें मिनिमम 12-13 नंबर इजाफी चाहिए। तो 12-13 नंबर मौलाना साहब के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और पीटीआई की जो इस वक्त सिचुएशन है, पीटीआई में से भी जो मैं समझता हूँ 2 या 3 से ज़्यादा की इन्हें सहूलतकारी नहीं मिल सकती। तो ये आईनी तरमीम आप देखेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इन्हें बहुत डिफिकल्ट टाइम मिलेगा। तो उमैर साहब, मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होने में आपको क्या चीज रोके हुए?
देखिए मौलाना साहब के साथ तो हम कॉन्स्टेंटली नेगोशिएशंस में हैं, मगर देखिए मौलाना साहब की अपनी एक पार्टी है, उनका अपना नुक्ता नज़रिया, अपना सोच है। देखिए मौलाना साहब ने भी इस असेंबली को जाली कहा है, मगर हमारा उससे मौक़िफ़ और हट के है। हमारा क्या है कि जी सेनेट इस वक्त कंप्लीट नहीं है तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती, रिजर्व सीट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आईनी तरमीम हो नहीं सकती। फिर 85 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन्स पेंडिंग है, जो 180 दिन आपका इलेक्शन एक्ट कहता है उसने डिसाइड होना था। तो जब एक असेंबली का टाइटली डिस्प्यूटेड हो, वो असेंबली देखें डे टू डे वर्क तो चला सकती है, मगर एक आईनी तरमीम जिसमें आपकी कौम का फेट, आपकी कौम का फ्यूचर, आपकी कौम का सब कुछ डिपेंड कर रहा है, वो आप किस तरह से ला सकते हैं। और ये तो सारी चीज़ें आती हैं कंसेंसस के साथ, पूरी कौम को एतमाद में लेके लाई जाती हैं। क्या आपने इलेक्शन के वक्त, क्या आपका ये ऐसा कोई एजेंडा था, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये तकारीर हुई कि हम ये आईनी तरमीम लाएंगे? आपने तो आवाम से इस चीज़ का मैंडेट ही नहीं लिया, आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, तो आप ये किस तरह से पूरे आईनी ढांचे को बुलडोज कर सकते हैं? अच्छा उमैर साहब, कल जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है, तहरीक इंसाफ ने उसमें भी शिरकत से इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, अब देखें आईनी अगर कमेटी को देखें ना जो बनी हुई है, देखें वो कमेटी किस चीज़ के लिए बनी थी, आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें। वो बनी थी कि जो इस ऐवान पे हमला हुआ था उसको प्रोब करने के लिए बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे तो आज तक कमेटी कोई नहीं बनी, या लॉ कमेटी को कोई रेफर हुई हो चीज़, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। उसी चीज़ में ये जो है ना डिस्कस होना शुरू हो गई है, और जो असल काम था वो उस कमेटी ने छोड़ दिया। आज तक उस आईनी इदारे पे हमला करने वाले वो नकाब वो वाले बंदे, किसी ने कुछ नहीं उसका देखा, मगर काम किस में लग गए हैं? ताबेदारी में लग गए हैं। और उस ताबेदारी के लिए हम अपने इदारे को ख़त्म करने जा रहे हैं, जो कि हमें सोचना चाहिए। देखें इस तरह से नहीं चलेगा निज़ाम। दुनिया में लोग बहुत आगे चले गए हैं, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये भेड़े नहीं है। देखें आपके सामने इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया ने कितना ग्रो किया है, और उसका आप देखें पर कैपिटा GDP 11% ग्रो की, 11 टाइम्स ग्रो की है। हम किधर खड़े हैं? हम रींग रहे हैं। देखें हमारे बच्चों ने क्या इसी तरह गुर्बत का सामना करना है? क्या हमने इसी तरह जो है ना महकूम होके जीना है? ठीक है, बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं एशियन ब्लॉक की, मगर हमारे इतना ही नहीं है मतलब खुददारी कि हमारा वजीर आज़म जाए रशिया तो हम उसको बैक नहीं कर सकते। हम कहते हैं नहीं, हमारा वजीर आज़म अपनी वजह से गया, मतलब हमारे हालात ये हैं। अच्छा उमैर साहब, ये भी बताइएगा कि एक फ़ज़ा ऐसी बन चुकी है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है और फिर उसके बाद अपनी कोई ना कोई बात मनवा लेती है और एहतजाज कॉल ऑफ कर देती है। हुकूमत की साइड से भी यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि डी चौक पर एहतजाज का कह के या कॉल दे के एहतजाज की PTI हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। तो ये जो अभी आप लोगों ने एहतजाज मौखर किया है, इसमें सिर्फ यही 1 पॉइंट आपका माना गया है कि खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात करा दी जाएगी, या कोई और बात भी मानी गई है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाला एहतजाज तो खालिसतन इमरान खान की ज़ात के लिए था। जो एहतजाज की कॉल इमरान खान ने दिया, इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए तो दी नहीं। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए क्या कबूल किया? जेल कबूल की है, और जेल में रहना बेहतरी समझी है कि किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई लचक नहीं करना, और अदलिया के दिफा के लिए अपनी पार्टी को, आवाम को रिक्वेस्ट किया है। और उसी तनाजुर में देखें कि आप 4 अक्टूबर को डी चौक का रुख किया, और वो एजेंडा अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, वो परसिस्ट कर रहा है। बीच में SCO की कॉन्फ्रेंस आ गई, ये दिन गुजर जाएंगे, आप इसके बाद देखेंगे 17-18 किसी भी दिन तहरीक इंसाफ दोबारा से मैदान में होगी। अच्छा ये बताइएगा उमैर रईस साहब के अब जो है आपके एहतजाज का तरीका, क्या वो दोबारा फिर इस्लामाबाद ही पहुंच रहा होगा, या उसके बाद अब वो जो आपने प्रोग्राम कुछ कॉल ऑफ किए थे मुख्तलिफ शहरों में वो दोबारा से चल पड़ेंगे? नहीं देखें, वो तो बीच में इन बिटवीन पार्टी ने डिसाइड किया था, मगर मैं समझता हूँ कि इस दौरान तो देखें खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला भी रिस्टोर हो जाएगा, और मुनासिब यही होगा कि इस्लामाबाद का अब, क्योंकि देखें ओवरऑल मुल्क के बड़े इश्यूज़ हैं, मामलात हैं। देखें ये समझ रहे हैं कि खाली तहरीक इंसाफ को दबा लेंगे, तहरीक इंसाफ का एहतजाज को किसी तरह से जो है ना मैनेज कर लेंगे तो मामलात ठीक हो जाएंगे। नहीं है, आपके मुल्क में लावा पक रहा है, जगह जगह आपने आवाज़ बंदी की है। लाहौर में जो हुआ आपने इंसिडेंट देखा जो बच्चों के साथ किया गया, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किया, 27 से ज़्यादा जो है ना अस्पतालों में पहुँच गए, उनकी क्या है सूरत हाल किसी को नहीं पता।
कराची प्रेस क्लब क्या हुआ, देखें पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना अजीबो गरीब हिजान की कैफियत में है। ये चीज़ रुकनी नहीं है, पाकिस्तान में तब्दीली आनी आनी है। तो इस चीज़ का सबको पता है, तहरीक इंसाफ अपना उसमें लीड रोल प्ले करेगी। पाकिस्तान को हम जो है ना किसी तरह से जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, मगर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जी कि पार्लियामेंट इतनी बेतौकीर हो जाए कि बाहर से फैसले आएँ और हम अमल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, कुछ दिन पहले तक तो आप बड़े शोर थे कि आईनी तरमीम अब नहीं लाई जा सकेगी, लेकिन हुकूमत तो बड़ी तैयारी में नज़र आ रही है, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, और ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने के हवाले से समरी भी भेज दी गई है। अब क्या लग रहा है आपको, आ सकेगी आईनी तरमीम? आज की तारीख तक की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान का जो रूलिंग इत्तेहाद है, रूलिंग अलायंस है, इसके पास नंबर्स तो पूरे नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान के साथ मिल जाएं तब एक डिफरेंट सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह चुके हैं कि हमने अपनी तरमीम पर बात करनी है, उस तरमीम पर बात नहीं करनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पेश की है। हाँ, अलबत्ता वो ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तरमीम का मामला एक दूसरे के साथ कुर्ब पर मबनी है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आईनी अदालत और आईनी बेंच के दरमियान कोई रास्ता हो सकता है? ऑफ कोर्स इसके दरमियान कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि बेंच बन जाए तो मौलाना फजल रहमान की तरमीम के मुताबिक तो इसमें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी एक इत्मीनान का पहलू निकल सकता है। अच्छा। अब दूसरा ये तो है पॉलिटिकल मामला, लेकिन अगर आपने बाजू मरोड़ के तरमीम करनी है, अगर तो आपने मेंबरान को अगवा करके करनी है या इलेक्शन कमीशन की मदद से करनी है किसी तरीके से, तो फिर आपको नीम में सीधा सीधा लिखवा देना चाहिए कि जनाब शहबाज शरीफ, जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज, ये पांचों अफराद जिस बात पर मुत्तफिक होंगे वही दस्तूर होगा। अच्छा, ये तो एक तरमीम है, ये कर लें, क्योंकि बाजू मरोड़ के करना है तो फिर पूरा काम करें। अच्छा, ये फिर जनाब आईनी अदालत अवाम के लिए बनाई जा रही है। बिलावल तो कह रहे हैं हमें अवाम ने मैंडेट दिया आईनी अदालत बनाने का, और इस पर मुखालफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की जा रही है। इकरा नवाज शरीफ साहब की भी बड़ा मुंह से झड़ा करता था फूलों की तरह, तो उस वक्त वो भी कहते हैं कि मुझे दरअसल अवाम ने, यानी इलेक्शन में उन्होंने ये बात तक नहीं कही थी कि मैंने इंडिया के साथ अपने मामला ठीक करने, इलेक्शन 2013 के। तो लेकिन बाद में लगे कि मुझे तो इलेक्शन में वोट इसलिए मिला कि अवाम चाहते हैं कि इंडिया से मामला ठीक हो। अब मसला ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके बारे में क्या अर्ज करें, यानी ये वोट अगर इन्हें मिल जाते हैं, अव्वल तो नवाज शरीफ साहब को तो वोट भी नहीं मिला, चलिए वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए, पीएमएलएन तो इस काबिल ही नहीं है कुछ कर सके। लेकिन अब दूसरे वो भी खैर गुंडागर्दी के जोर पे या इलेक्शन गर्दी के जोर पे जो कुछ होना है, होना है, यानी आईनी तरमीम के लिए जो कुछ भी उनका अरेंजमेंट है। अब दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी को कब किसी ने कहा कि जनाब आपने वोट दिया, हमने आपको वोट देना है, इस बुनियाद पे क्या आप आईनी अदालत, ये खुद ब खुद ही यानी अपने मैंडेट की तौजीहात पेश करते रहते हैं। तो लिहाजा ये आईन में तरमीम का जो, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर आपको याद पड़ता हो तो मुझे याद दिला दे कि क्या किसी ने कहा था कि हम आईन में तरमीम करेंगे? नहीं, क्या तो हो रहे हैं, हमारे हर इलेक्शन में हमारे मंशूर का हिस्सा रही है, लेकिन हमने वैसे कभी नोटिस नहीं किया, ना कभी इतना कोई खुले लफ्जों में किसी ने नोटिस कराया। देखिए, वो तो ये फैसला बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर ये कोई अदालती मुकदमा हो, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कोई बेंच बने, तो ऐन मुमकिन है वो कि हाँ देखे कागज पे लिखा हुआ है तो लिहाजा मैंडेट का हिस्सा तो है ना। तो अब इस तरह अगर मैंडेट बनाना है तो बना ले फिर इसका। तो देखिए, एक बात समझिए, जो नंबर्स है और पार्लियामेंट की जो मौजूद सिचुएशन है, इसमें तरमीम आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 63A की तलवार से किस किस का जमीर का गला काटा जाता है जी। उस तरह फिर तो आप जो मर्जी कर लीजिए, फिर इसमें डिस्कशन की, बहस की जरूरत ही क्या है। हाँ, लेकिन अभी साहब इस मौलाना आपको क्या लग रहा है कहाँ स्टैंड करेंगे? अब तक तो मौलाना जो बात करें बड़ी क्लियर है, लेकिन बार बार मौलाना से मुलाकातें की जा रही हैं। आज भी बिलावल की मुलाकात हुई है मौलाना से, बार बार मुलाकात करके फिर क्या मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है? दो सिलसिलों में फर्क को समझिए। पहले जो
बातें थी वो मौलाना की तरफ जाके हो रही थी और अब मौलाना फजल रहमान खुद जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? अच्छा। यह है कि मौलाना फजल रहमान खुद अब चाह रहे हैं कि उनका जो आईनी तरमीम का मुसवदा है उस पे इत्तफाक राय हासिल किया जाए। जी, जी, वो कह ऐसा चुके नहीं हैं ये बात। इस पार्टी को कहने जा रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, वो उनकी हमायत मांगने जा रहे हैं। ये एक सियासी तरीका है ठीक। कि वहां पे जाए, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह के पास भी जाना है, नवाज हुँ, शरीफ साहब के पास भी, फिर उनकी ऐसे भी मामलात करने हैं। हुँ, हाँ, इसमें एक और बात जो मौलाना ने कुछ लोगों को बता दी, कुछ लोगों को कह दिया, हुँ, उनके कुछ असेंबली हैं जिनको कहा जा रहा है कि जनाब आप वोट इधर नहीं उधर डालें, अब तो 63A वाला हाँ। काम भी खत्म हो चुका है। जी, जी। तो मौलाना ने फिर मुतल्लका लोगों को बशमूल ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको हुँ, बता दिया कि अगर आप ये हरकत फरमाना चाहते हैं तो फिर कर लें तरमीम, हाँ, फिर ठीक है। आपको डिस्कशन क्या। हाँ, फिर हमारे बगैर कर लें तरमीम। ठीक है, प्रोग्राम का वक़्त खत्म हुआ, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।